नमस्कार देवियों सज्जनों, नमस्कार। अटल भूजल योजना के शुभारंभ के अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल जी कटारिया का। आप सबका भी इस अवसर पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय। अटल भूजल योजना के शुभारंभ और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले के प्राचीर से घोषित हर घर को जल पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन के गाइडलाइन के लॉन्च के इस अवसर पर मंच पर आसीन हम सब के प्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मंच पर आसीन आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर आसीन और मंच के सामने बैठे हुए मंत्रिमंडल के माननीय वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रिय सांसद बंधु बहनें, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, राज्यों के मंत्रीगण, राज्यों के अधिकारीगण और इस सभागार में बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब ऐसे सारे प्रांतों से आए हुए सारे किसान भाइयों बहनों, मैं आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज क्रिसमस का दिन है, यीशु का जन्म दिवस है, जिन्होंने सत्य, करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश विश्व को दिया। और साथ ही साथ आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम सब के प्रिय नेता, हम सब के मार्गदर्शक, भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी का जन्म दिवस भी है। अटल जी ने अपने जीवन में सुशासन का एक नया संदेश इस देश के सामने दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाना ऐसा सुनिश्चित किया है। आज सुशासन दिवस पर मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे बचपन में हम सब लोग क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन ऐसा पुकारते थे और मैं ये मानता हूं कि आज का ये दिन और आज का ये कार्यक्रम न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, मेरे मंत्रालय के लिए, अभी तो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन साबित होगा कि जब जो दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती जिस विषय को लेकर के समझी जा रही है, गिरता हुआ भूजल और सिकुड़ते हुए जल के संसाधन, आज उनके पुनरुद्धार के लिए एक बहुत बड़ी योजना, और ये और भी महत्वपूर्ण और गरिमामयी इसलिए हो जाती है कि श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के ऊपर उनके नाम के साथ में जुड़ी हुई इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से एक छोटा सा समय हमें इसके लिए दे करके अनुग्रहित किया है। मित्रों, माननीय अटल जी के साथ में मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, शायद एक या दो बार उनके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का भी अवसर मिला होगा, लेकिन अटल जी के जीवन की प्रेरणा और उनके जीवन के संस्मरण और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके जीवन के साथ में जुड़े हुए प्रसंगों को पढ़ने का, सुनने का, लोगों के से बातचीत में उनके स्मरणों को याद करने का, संस्मरणों को याद करने का अवसर निश्चय मिला है। मैं एक संस्मरण का उल्लेख इस समय में करना चाहूँगा। जब माननीय अटल जी ने यह तय किया कि गुजरात की बागडोर वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दी जानी है, और जब उन्होंने टेलीफोन ये सूचना देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को किया और उनसे पूछा कि नरेंद्र भाई आप कहाँ हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि मैं शमशान में हूं। वो दिन था जिस दिन माधवराव सिंधिया साहब का हवाई दुर्घटना में देहावसान हो गया था। माननीय अटल जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि तुम किसकी अंत्येष्टि में आए हुए हो? तो उन्होंने कहा कि एक फोटो जर्नलिस्ट जो उस दुर्घटना में सिंधिया जी के साथ में था, उसका देहांत हो गया था। मुझे लगा कि सिंधिया जी के जो अंतिम संस्कार में शायद हजारों लोग होंगे, यहाँ कुछ ही लोग शायद पहुँच पाएंगे, और इसलिए मैं इस शमशान में उस फोटो जर्नलिस्ट की अंत्येष्टि में आया हूँ। मुझे लगता है कि कवि हृदय और अपने आप में पत्रकार रहे अटल जी को शायद उस दिन उनके जीवन में कितना संतोष हुआ होगा, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि उन्होंने कितने सही व्यक्ति का चुनाव गुजरात के लिए किया है। और आज न केवल गुजरात के लोग, अपितु हम भारत के सारे लोग और साथ ही साथ पूरा विश्व शायद कहीं न कहीं इसके लिए माननीय अटल जी का अभिनंदन कर रहा होगा। मित्रों, जो अटल भूजल योजना, हम सब जानते हैं कि भूजल पर हमारी निर्भरता जिस तरह से है, आज हमारी लगभग 65% जल की आवश्यकता, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे पेयजल के या औद्योगिक उपयोग के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति भूजल के स्रोतों से होती है। और खेती के अतिरिक्त यदि केवल पेयजल के और ग्रामीण पेयजल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो 85% जो है हमारा पेयजल की आवश्यकता आपूर्ति वो भूगर्भ के जल पर निर्भर करती है। 1970 के दशक के बाद में देश में कुल मिलाकर के जितना सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, उसका 85% से ज्यादा हिस्सा भी भूगर्भ के जल पर निर्भर है। लेकिन भूजल के स्रोत जो क्योंकि दिखाई नहीं देते, और दिखाई नहीं देने के कारण से उस पर जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, आज परिस्थिति यह है कि देश के कुल 6800 से ज्यादा ब्लॉक्स जिनका हम नियमित रूप से जांच करते हैं, आकलन करते हैं, उसके लगभग 22-23% ब्लॉक्स जो हैं उनमें पानी समाप्ति की ओर है, समाप्त हो रहा है या सिकुड़ता जा रहा है। निश्चित ही ये देश के लिए चिंता का विषय था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संकल्प के साथ में और जिस विजन के साथ में हमेशा ही बात करते हैं और कहते हैं कि जन सहभागिता के बिना कभी भी ऐसे विषय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आज हम जिस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, माननीय रक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में करने जा रहे हैं, वो अटल भूजल योजना भी जन सहभागिता के सिद्धांत पर खड़ी है। देश में अनेक उदाहरण है, इस सभागार में भी शायद ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से या अपने एक सामूहिक प्रयास से अपने क्षेत्र को भूजल के या जल के दृष्टिकोण से समृद्ध या जल के दृष्टिकोण से सुरक्षित किया होगा। जब समाज जल का प्रबंधन करने लग जाए, गांव जल का प्रबंधन करने लग जाए, क्षेत्र अपने जल का प्रबंधन, समुचित प्रबंधन करने लग जाए, तो उस क्षेत्र से जो ऐसी अनेक उदाहरण है कि उस क्षेत्र ने या उस गांव ने अब जो है वाटर सिक्योरिटी ऐसा स्टेटस प्राप्त किया है। इस अटल भूजल योजना का भी मूलाधार यही है कि गांव अपने क्षेत्र का, अपने गांव के भूजल का प्रबंधन करे, वो वाटर बजटिंग करे, हम उनको तकनीकी सहायता प्रदान करें और साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन के माध्यम से उनका हैंड होल्डिंग करें, उनको सहायता प्रदान करें। देश के 7 ऐसे प्रदेशों में एक साथ उन प्रदेशों के 78 जिलों के 8500 से ज्यादा गांवों में ये योजना प्रारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगी और 6000 करोड़ रुपए की इस योजना पर 50% हिस्सा विश्व बैंक ने सहयोग करने का निर्णय किया है। मैं विश्व बैंक के प्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं, इस समय में उनका भी आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जन सहभागिता के सिद्धांत के साथ में ऐसी सारी योजनाएं, चाहे वो शौचालय बना करके देश को स्वच्छता के दृष्टिकोण से दुनिया के विश्व के पटल पर एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया होगा, और उसके साथ ही साथ में जो नई योजना जो हर घर तक पेयजल योजना
पेयजल पहुंचाने की योजना है। इस जल जीवन मिशन जिसकी गाइडलाइन आज हम इश्यू कर रहे हैं, उसमें भी जन सहभागिता को हमने प्रमुखता के साथ में रखा है। देश का प्रत्येक गांव अपने पीने के पानी का प्रबंधन अपने आप करे, अपने पीने के पानी की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गांव खुद संभाले। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, लेकिन उसके ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस, उसके रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी गांव ले। और साथ ही साथ में जिस स्रोत के माध्यम से पेयजल गांव में आपूर्ति की जा रही है, उस सोर्स की सस्टेनेबिलिटी बने, उस दृष्टिकोण से भी गांव चिंता करे, तो अटल भूजल योजना निश्चित ही जल जीवन मिशन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। उसमें भी जल स्रोतों के रखरखाव और प्रबंधन और उनकी निरंतरता, सातत्य बना रहे, इस दृष्टिकोण से भी काम करेगी। मित्रों, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय है जब हम सबको निश्चित ही, क्योंकि हम जो सब यहाँ उपस्थित लोग हैं, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस दृष्टिकोण से देश में इस ऐसा वातावरण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जल के विषय में बनाया है, लगातार जिस तरह से उन्होंने चर्चा जल और जल की महत्ता के बीच के को लेकर के मन की बात से प्रारंभ करके विभिन्न मंच और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हुए जागृत किए, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि जल जैसे गंभीर विषय पर इस दृष्टिकोण से इस जो है बातचीत की गई हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की विशालता है कि उन्होंने जिस विषय के ऊपर भी बात करना शुरू किया, देश के 130 करोड़ लोग उस पूरी शक्ति के साथ में उस विषय के साथ में जुटे हैं और हमने सफलता प्राप्त की है। जल के प्रबंधन और जल के संचय और संरक्षण का विषय भी निश्चित ही एक जन आंदोलन का स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में ले रहा है। मैं ये आप सबका आह्वान करते हुए, क्योंकि आप कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कुछ NGOs के प्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लगातार बहुत सारे वर्षों तक इस क्षेत्र में काम करके और सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उन सब के इस गरिमामयी कार्यक्रम में उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब मिल करके वैज्ञानिक आधार पर किस तरह से जल का उचित संरक्षण प्रबंधन कर सकते हैं और भूगर्भ के सिकुड़ते हुए भंडारों को वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में ये योजना निश्चित ही कारगर होगी। आज ये जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में यहाँ हो रहा है, इस कार्यक्रम को 25,000 से ज्यादा CSCs पर लगभग 25 लाख लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन हमें मिलेगा, जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा, वो निश्चित ही उन 25 लाख लोगों के जीवन में एक नई प्रेरणा का उदय करेगा। आज के दिन माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, अटल जी का जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव था और उन्होंने जो कल्पना की थी, जो आधारशिला रखी थी कि मनाली से लेकर के लेह के मार्ग में एक टनल बना करके जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल हो, ऐसी टनल बनाई जाए, उसका नामकरण भी आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हो रहा है। और वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी उस टनल के मुहाने पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ के लोग भी सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हैं। ऐसे सारे लाखों लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन से जीवन में जल संरक्षण और संचय की एक नई प्रेरणा लेंगे और उस प्रेरणा के साथ में आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उस प्रेरणा प्रदान करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत सारा स्वागत। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज यहाँ जिस अटल भूजल योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है, ये देश में जन सहभागिता के साथ भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस महत्वपूर्ण अटल भूजल योजना का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन,
अटल भूजल योजना का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। तीव्रता से गहरे हो रहे जल संकट से लड़ने के लिए हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके इस कथन की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भूजल पर निर्भरता ज्यादा है। आज देश के 85% ग्रामीण और 50% शहरी इलाकों में पेयजल की जरूरतों के साथ साथ 65% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति भूमि जल से ही की जाती है। आज देश का 20% हिस्सा भूजल संकट से ग्रस्त है। अतः ये नितांत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए और भूजल का सही प्रबंधन हो। किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। आज भी देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां जन सहभागिता से भूजल का सही प्रबंधन किया गया। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसे उदाहरणों को राष्ट्रव्यापी करने की। जन सहभागिता से भूजल के सही प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही अटल भूजल योजना की परिकल्पना की गई है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी गांवों के चुने हुए सरपंचों, प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर वर्षा जल के संचय, संरक्षण एवं भूजल के पुनर्भरण के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने का आह्वान किया। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से शुरू हो रही अटल भूजल योजना भूगर्भ जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। अटल भूजल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं जन भागीदारी एवं पानी की बचत पर जोर। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोग खुद इसका हिसाब रखेंगे कि उनके पास कितना पानी उपलब्ध है और वो इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। यदि उनका खर्च उपलब्धता से अधिक है तो वे खुद ऐसी योजना बनाएंगे जिससे पानी की उपलब्धता बढ़े और साथ ही पानी के अपव्यय पर भी रोक लगे। अटल भूजल योजना को 7 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले कुल 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों में 6,000 करोड़ के प्रावधान से लागू किया जा रहा है। अटल भूजल योजना देश में जल की कमी की समस्या और खाद्य सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन के शुरुआत की घोषणा की थी, यह आप सबको मालूम है। गांव में रह रहे 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल नियमित रूप से उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये इसका उद्देश्य है। इस जल जीवन मिशन पर आधारित एक लघु फिल्म हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस मिशन के महत्व को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म। जल ही है जीवन, जल से ही है ये धरती सुंदर, जल से ही है बेहतर आज और सुनहरा कल, जल से ही खुशहाल होगा जीवन जब हर घर पहुंचेगा नल से जल। जल जीवन मिशन, हर घर जल। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। पहले भी देश ने कई बड़े लक्ष्यों को अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया है। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का, करोड़ों घरों में शौचालय बनवाने का, करोड़ों घरों तक 24 घंटे बिजली,
गरीबों तक 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पहुंचाने का। और इस बार का बड़ा लक्ष्य है 3,60,000 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का। अभी तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3.25 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है और अगले 4.5 सालों में लगभग 14.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। लक्ष्य है बड़ा और सीमा तय है अगले 4.5 साल। इसलिए एक सटीक और सही प्लानिंग के साथ इस मिशन का क्रियान्वयन है बेहद जरूरी। इसके लिए भारत सरकार ने इस मिशन को जन जन से जोड़ा है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और गांव के लोग योजना के क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और भारत सरकार का इस बड़े काम में बराबरी के साथ साथ देगी राज्य सरकारें। वैसे जब ये सभी एक साथ एक लक्ष्य पर काम करेंगे तो बेहद आसानी से पहुंच पाएगा हर घर तक जल और होगा हर जीवन उज्जवल। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना है। जल जीवन मिशन, हर घर जल। देवियों सज्जनों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समयबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से इस दिग्दर्शिका का, गाइडलाइंस का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और मंचासीन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, आज के इस आयोजन में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे ही निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि वे अब अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का यश, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी, भारत सरकार के बहुत ही सक्रिय, प्रभावी जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उसी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमान रतनलाल जी कटारिया, इस सभागार में बैठे अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, अटल जी का तो जन्मदिन आज है, लेकिन हम सबको इस बात की जानकारी होगी, भारतीय शिक्षा, संस्कृत के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहने वाले, समाज के आदर्श शिखर पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय के भी जन्मदिन है। इसलिए उनके जन्मदिन पर मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उनकी पावन स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। भारत की राजनीति के मर्यादा पुरुष, समर्थ भारत के स्वप्न दृष्टा, युग पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनकी भी पावन स्मृति को नमन करता हूं। आज आदरणीय अटल जी के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल भूजल योजना का शुभारंभ हुआ है।
और साथ ही साथ जल शक्ति मिशन का भी शुभारंभ हुआ है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी ने बतलाया, कि हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भूजल पर ही निर्भर रहता है, और खासकर कृषि व्यवस्था का। और भूजल यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन हम सभी महसूस करते हैं कि इसका खूब दोहन हुआ है। दोहन तो हुआ है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो क्षति हुई है, उसकी जो पूर्ति होनी चाहिए थी, जो उसका पोषण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। यानी भूजल का दोहन होने के बावजूद उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो फोकस होना चाहिए था, वह फोकस नहीं दिया गया। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस महत्व को समझा है, और केवल समझा ही नहीं है, बल्कि उसको जमीनी स्तर पर उतारने का भी काम प्रयास प्रारंभ कर दिया है। इस अवसर पर भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जितना मैं जानता हूं, लंबे समय से जानता हूं, और मैं कह सकता हूं कि हमारी कैबिनेट में जितने भी मंत्रीगण हैं, उनमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी को जानने वाला यदि कोई है तो मैं हूं। सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि होकर रही है। और इस अवसर पर मैं आपको एक बधाई और देना चाहता हूं, जिसकी चर्चा थी गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने की है। रोहतांग टनल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज के लगभग 18 वर्ष पहले लाहौल स्पीति की दुर्गम घाटियों में गए थे, बर्फीली घाटियों के बीच गए थे, और वहीं पर जब यह बात उनके सामने रखी गई कि इस प्रकार का टनल बनने से क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो वहीं पर उन्होंने यह संकल्प लिया था और वहीं पर निर्देश दिया था कि रोहतांग टनल का काम प्रारंभ किया जाना चाहिए। और वह रोहतांग टनल लगभग पूरा हो चुका है, और मैं समझता हूं कि अगस्त के महीने में ही अब लोगों का आवागमन भी वहां से प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका एक बड़ा महत्व है। साथ ही लेह और मनाली के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की देखरेख में जिस तरीके से यह टनल बनाया गया है, आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस टनल का निर्माण तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 4000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इस टनल के निर्माण के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को 1000 करोड़ कम में ही बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और इस रोहतांग टनल की एक और विशेषता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह रोहतांग टनल बना हुआ है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाला यदि कोई टनल है तो उस टनल का नाम रोहतांग टनल है। और आज के बाद जब प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे तो अटल टनल के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, आज जो अटल भूजल योजना और अटल टनल दोनों का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, मैं समझता हूं कि देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति एक यह विनम्र श्रद्धांजलि है। वाजपेयी जी को मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति के वो प्रकाश स्तंभ हैं। हम सभी को बराबर उन्होंने राह दिखाया है, और वाजपेयी जी की चिंता, मैं उसकी भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। और उस चिंता को आप लोगों के समक्ष भी रखने के लिए
1996 में विश्वास मत का प्रस्ताव जब संसद में उन्होंने पेश किया था, उस समय जो कुछ कहा था उसका इन वर्बेटम यहां पर विद इन ए मिनट उल्लेख करना चाहूंगा। देश के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आजादी को 50 साल होने आए हैं, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है, हम पिछड़ क्यों गए हैं? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वे हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। जो देश हमारे बाद जन्मे थे वे हमें पीछे छोड़ गए हैं। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है जहां पीने का पानी नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, गौर करिएगा, जहां पीने का पानी नहीं है। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके, लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। इसके साथ अन्य चिंताएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है, जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है, आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। यह चिंता व्यक्त की है। और आपके मस्तिष्क में भी यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ होगा कि मैं उस भाषण का यहां पर उल्लेख क्यों कर रहा हूं। जितनी भी अटल जी ने चिंताएं व्यक्त की, उन सारी चिंताओं को दूर करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने किया। और लगातार उनका प्रयत्न जारी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी वह संकल्प लेते हैं उसकी सिद्धि होकर रहती है। तो मैं केवल आपसे ही अनुरोध नहीं करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है उसकी सिद्धि होकर रही है। इसलिए अटल जी की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को दूर करने में भी हम कामयाबी हासिल करेंगे और हमारा भारत विश्व के अग्रणी देश के रूप में आकर खड़ा होगा। इस विश्वास के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और पुनः प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपना अभिनंदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, 3 जून सन 2000 को अटल जी ने रोहतांग पास के नीचे सामरिक टनल बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और जैसे कि आपने सुना, इस टनल का निर्माण कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। अगस्त सितंबर 2020 तक इसे राष्ट्र को समर्पित किए जाने की संभावना है। इस टनल का महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या होगी, इसी पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हम आपके लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर दुर्गम रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए जिस टनल का निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरा होने जा रहा है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी टनल रखा जाएगा। रोहतांग की पहाड़ियों का सीना चीरते हुए 8.8 किलोमीटर लंबी और 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की ये सबसे लंबी टनल होगी। 10.5 मीटर चौड़ी रोहतांग टनल आधुनिक उपकरणों से लैस दुनिया की एक सबसे अत्याधुनिक टनल होगी। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 जून सन 2000 को रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए टनल निर्माण की घोषणा की थी तथा टनल की साउथ पोर्टल रोड के निर्माण का कार्य प्रारंभ भी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा ही 26 मई सन 2002 को हुआ था। रोहतांग टनल मनाली से लेह का रास्ता 46 किलोमीटर कम कर देगी और बड़े वाहनों के लिए 5 घंटे और करोड़ों का ईंधन बचाएगी। इसका निर्माण करते हुए सीमा सड़क संगठन ने सर्दी, हिमस्खलन, भूस्खलन और टनल के ऊपर चलने वाले सेरी नाला तक को अपने दृढ़ निश्चय से मात दे।
सिरों का एक दूसरे से मिलाप 15 अक्टूबर सन 2017 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी टनल इस देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने की दिशा में इस सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस टनल का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। ये उस महान विभूति को एक विनम्र श्रद्धांजलि है राष्ट्र की तरफ से। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। उनका एक एक शब्द हम सबको प्रेरणा देता है। हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा उनसे मिलती है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मार्गदर्शन आज हम सबको मिल रहा है। मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमान रतनलाल कटारिया जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, देश भर के अनेक कॉमन सर्विस सेंटर से हजारों लोग, विशेषकर गांवों के पंच सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली से वहां के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, वन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर, वहां के सांसद श्रीमान रामस्वरूप शर्मा जी भी तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। उनके साथ अटल जी के प्रिय गांव, जो मनाली में, जिस गांव में अटल जी जाकर के रहा करते थे, अटल जी के प्रिय गांव से भी इस समारोह में वहां लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच से मैं सबसे पहले देश के लोगों को, दुनिया को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैरी क्रिसमस। आज भारत के दो रत्नों, हम सभी के श्रद्धेय अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस भी है। मैं इन दोनों महापुरुषों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश की तरफ से इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रीणी में, जो मनाली के पास है, आज अटल जी की स्मृति में सबने मिलकर के, गांववासियों ने एक हवन की योजना की, कई अनेक कार्यक्रम भी बनाए हैं। साथियों, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब
अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है। एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। साथियों, मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था, और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाविक रूप से एक संगठन की जिम्मेवारी होने के कारण मैं भी वहां रहता था। और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा। करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय से बहुत करीब था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो शांता कुमार जी, जो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहा करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, शांता कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था। लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है।
साथियों, ये पानी ही है जो घर, खेत और उद्योग सबको प्रभावित करता है। और हमारे यहां पानी के स्रोतों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को, हमारे सपनों को साकार करने में प्रभावित करता है। न्यू इंडिया को हम जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के इस स्थिति को मजबूत करना ही होगा। और इसके लिए हम 5 स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, हमने उनके साइलोस को तोड़ा है। दूसरा, भारत जैसे विविधता भरे देश में हमने हर क्षेत्र की जमीनी स्थिति को देखते हुए योजनाओं का स्वरूप तय करने पर जोर दिया है। तीसरा, जो पानी उपलब्ध होता है उसके सही संचयन और वितरण पर ध्यान दिया। चौथा, पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल हो, पानी की रिसाइकलिंग हो, इसे योजनाओं में प्राथमिकता दी। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण वो है जागरूकता और जन भागीदारी। साथियों, चुनाव से पहले जब हमने पानी के लिए समर्पित एक जल शक्ति मंत्रालय की बात की थी तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा वादा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों इसकी जरूरत थी। साथियों, वर्षों से हमारे यहां पानी से जुड़े विषय, चाहे रिसोर्सेज हो, कंजर्वेशन हो, मैनेजमेंट हो, तमाम ऑपरेशन और काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ था। यानी एक तरह से कहें तो जिस साइलोज की मैं बात करता हूं, अगर हम सिर्फ पानी विभाग को ही देखें तो पता चलता था कि सरकार कितने साइलोज में बटी हुई है। इस वजह से कहीं राज्य और केंद्र सरकार में, कहीं केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, कहीं अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती थी। इसका नुकसान ये हुआ कि पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच से पानी को बाहर निकाला और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को हमने बल दिया। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। साथियों, जिस क्षेत्रीय विविधता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है। पानी और वाणी दोनों के लिए कहा गया है। अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी सोच ने
अटल जल योजना का आधार तय किया है। यानी एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा, और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। आज की पीढ़ी दो चीजें बड़ी आराम से देख सकती है। एक, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, आपको पता चलता है कि पिछले महीने तो टेक्नोलॉजी में ये था, इस महीने ये आ गया। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। मुझे बराबर याद है जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हां, पानी इतना ऊपर है कि खेती में काम को नुकसान होता है। आज 20 साल हुए, वहां पर से शिकायत ये है कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्किल है। यानी कैसे हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को कितने गहरे संकट में डाल देंगे। साथियों, इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलेगी। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है। बार बार फ्लड आते हैं, बार बार पानी के कारण मुसीबतें आती है, और ये इलाका ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है। हिंदुस्तान ऐसे संकट से घिरा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है, जो जन्म से जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को झेला है, आंखों के सामने देखा है, और इसलिए इस पीड़ा को, इस दर्द को हम भली भांति समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है। साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है। वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्मा को समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है। साथियों, लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा, ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या अफसर करेंगे? सरकारी मुलाजिम करेंगे? ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं। इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। इसके लिए हमें अपनी उन माताओं बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है।
घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो रिसाइकल किए पानी से काम चलाया जाए। ये अनुशासन घरों के भीतर भी लाना ही होगा। और मैं तो स्टार्टअप वाली दुनिया से भी कहूंगा कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक काम हो पाए। टॉयलेट की रचना कैसी हो, टॉयलेट को फ्लश करना है तो कितना पानी लगेगा, कम से कम पानी कैसा हो। कुछ लोगों ने बनाया है कि वॉश बेसिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की टंकी में जाता है और फ्लश करना होता है तो वही पानी फिर से उपयोग में आता है। कई प्रयोग हो रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं और पानी की बचत हो, इस प्रकार से पानी का उपयोग घरों में कैसे हो, ऐसी व्यवस्था। जैसे हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया, 11,000 मेगावाट बिजली बचाने में एलईडी बल्ब अभियान काम कर गया। उसमें किसी घर मालिक को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा कि भाई अब चालू करूं कि बंद करूं। एक व्यवस्था से ही बड़ा बदलाव आया। अगर स्टार्टअप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने की आदत हो। लेकिन घर उपयोग में आने वाला पानी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हमारे यहां खेती में होता है। अगर हम वहां फोकस करेंगे, और इसके लिए हमें किसानों के पास विशेष रूप से जाना ही होगा। हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है। और लेकिन यह भी सच है कि हमारी सिंचाई के पुराने तौर तरीकों से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। हमारे किसान की एक साइकी बनी हुई है। किसान की बनी हुई है ऐसा नहीं, हम लोगों की बनी हुई है। बाल्टी भर पानी से नहाना है तो लगता है नहाए नहीं है जब तक कि फव्वारा नहीं चलता है। जैसे हमारी साइकी बनी हुई है, वैसे ही किसान को भी पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ नहीं दिखता है, तब तक उसको चैन नहीं होता है। उसको लगता है कि बस अब लबालब पानी भर गया, बस अब खेती ठीक है। और पानी जमीन के लिए है कि पौधे के लिए, इसका भेद ही समझ नहीं है। एक्चुअली पानी पौधे को चाहिए, लेकिन किसान पानी जमीन को देता है। उसका दोष नहीं है, हमने उस तक सही बात पहुंचाई ही नहीं है। उसी प्रकार से फसल, जब पता है भाई कि कुछ फसल ऐसी है जो पानी सबसे ज्यादा लूटती है मैं कहता हूं, अब उन फसल से कैसे बाहर आए, हम फसल में परिवर्तन कैसे करें। मैं हरियाणा सरकार का बधाई देता हूं। मनोहर लाल जी खट्टर ने वहां के किसानों को स्पेशल इंसेंटिव अभियान चलाया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ले जाने के लिए बड़ा सफल प्रयोग किया है। हरियाणा को बचाने का एक बड़ा अभियान है, वो सारे देश में करना पड़ेगा। उसके बिना हम स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा गन्ना हो, धान हो, बहुत सी ऐसी फसलें भी है जो बहुत ज्यादा पानी चाहती है। इस प्रकार की फसलें जहां होती हैं, वहां कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए, वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा। उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बराबर याद, मैं गुजरात में था,
मैंने वहां जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आपके यहाँ जो गन्ना के किसान हैं उनको समझाइए कि वो स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करें। गन्ना किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से गन्ना पक सकता है, मानने को तैयार नहीं था। हमने कंपलसरी किया, उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेगा। जब ये कंपलसरी हो गया, अभियान चलाया, दबाव डाला, शुगर फैक्ट्री की तरफ थोड़ा आर्थिक मदद की, गुजरात सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की, परिणाम ये आया कि फसल ज्यादा हुई, शुगर कंटेंट भी बढ़ा। इतना ही नहीं, जो लोग गन्ने को जानते हैं उनको मालूम है गन्ने की जो दो गांठ होती है अगर वो पास पास होती है तो उसका शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उनका शुगर कंटेंट बढ़ता है। उनको ये सिर्फ पानी की पद्धति बदलने से उनका शुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी कभी तो वो प्राइस लेने लग गए। अब देश में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है कि फ्लड वाटर की जरूरत नहीं है, हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये संकल्प हमने खेत में हर किसान तक पहुंचाना पड़ेगा और कभी कभी किसान को उसकी भाषा में भी समझाना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुत ही दुबला पतला बच्चा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, हेल्दी नहीं हो रहा है, वजन भी कम है और बड़ा कभी हंसता भी नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है, ऐसा दुबला पतला है। और माँ बाप को लगे कि नहीं इसकी तबीयत ठीक करनी है तो बाल्टी भर दूध ले आए, उसमें बादाम डाले, केसर डाले, बढ़िया बढ़िया चीजें डाले और दिन में 3 बार उस पानी से उसको नहला दे। फर्क आएगा क्या? मजबूती आएगी क्या? अगर उसके बजाय सिर्फ 200 ग्राम दूध लेकर के चम्मच से पिला दें तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा, उसको तुरंत समझ आएगा, हाँ यार ये गले उतरता है। 2 चम्मच दूध पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं, ये बाल्टी भर पानी दूध से नहलाने से नहीं होता है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है, बूंद बूंद पानी से परिवर्तन आता है। ये बात उसको समझानी होगी। साथियों, जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ऐसे ही जहां पानी कम है या ज्यादा है वहां गांव के लोगों को वाटर बजट बनाना बहुत अनिवार्य है और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। मैंने तो देखा है जब गांव में अगर वाटर सिस्टम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है, शहरों में तो खास, तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सुबह 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं ताकि सुबह घंटी का काम वो नल करता है। 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी से आवाज आती है तो घर वाले जाग जाते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और फिर उठने के बाद मन करता नहीं करता, आधा घंटा तो पानी चला ही जाता है। ऐसी कई कई चीजें हैं जो हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। वैसे ही गांव में भी, और मैं कहूंगा यहां जो गांव के लोग आए हैं और जो गांव के लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा
कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है, हम सब किसानों की है। हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा। अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मेरे सरपंच भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी भागीदारी देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी 8,300 सरपंचों से कहना चाहता हूं कि आपकी सफलता न सिर्फ अटल जल योजना को कामयाब बनाएगी बल्कि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी। और कैसे करता है ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भांति आप उसको उठा लोगे। ये देश के प्रत्येक नागरिक को भी जानना जरूरी है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश के 3 करोड़ घरों में ही, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचता है। सोचिए, 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है। आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में, देश की राजधानी, और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा, 3.5 लाख करोड़ पानी में। साथियों, पानी अपने आप में ये संकल्प हमारा बहुत बड़ा विराट है, लेकिन हमारे पास सफल होने के सिवाय देशवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान में देश का हर वर्ग जुड़ गया, मीडिया ने भी नेतृत्व किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी नेतृत्व किया, गवर्नमेंट मशीनरी ने नेतृत्व किया, हर किसी ने इसको अपनी जिम्मेवारी माना। पानी को भी हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझना होगा। और पानी परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है, इसको बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं। ऐसे में हमारी प्रतिबद्धता जमीन पर देश के गांव-गांव में दिखनी बहुत आवश्यक है। आज जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइन जारी की गई है, वो इसमें हम सबको, मुझे क्या करना है, गांव में क्या करना है, इसकी पूरी उसमें जिम्मेवारियां तय है। साथियों, जल जीवन मिशन का यह अभियान सिर्फ हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने से नहीं जुड़ा हुआ है। हमारी मां बहनों को घर से दूर जाकर पानी न लाना पड़े, उनकी गरिमा का सम्मान हो, उनकी जिंदगी आसान बने, ये भी हम सबका दायित्व है, इस मिशन का लक्ष्य है।
आज भी जब किसी बुजुर्ग मां को पानी के लिए भटकते देखता हूं, जब किसी बहन को सिर पर मटके रखकर मीलों पैदल चलते देखता हूं, तो बचपन के वो सारे दिन सामने याद आ जाते हैं कि अब इतने सालों के बाद भी हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं। देश भर की करोड़ों ऐसी बहनों को पानी जुटाने की तकलीफ से भी मुक्ति दिलाने का समय हम सबकी जिम्मेवारी के रूप में आ चुका है। जैसे हमने हर घर में शौचालय पहुंचाए, उसी तरह हर घर में जल भी पहुंचाएंगे। ये जिम्मेवारी एक प्रण के रूप में, एक मिशन के रूप में देशवासियों को लेनी होगी और हमें सबने मिलकर के काम करना पड़ेगा। और जब संकल्प ले लिया है तो इसे सिद्ध करना भी हमें नई शक्ति देता है, नया उत्साह देता है, सफलता और अधिक कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। साथियों, गांव की भागीदारी और साझेदारी की इस योजना में महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का भी इसके अंदर एक सुगंध है, इसमें महक है। पानी से जुड़ी योजनाएं हर गांव के स्तर पर वहां की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बने, ये जल जीवन मिशन की गाइडलाइन बनाते समय ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत या पंचायत इसके द्वारा बनाई गई पानी समिति ही अपने स्तर पर पानी से जुड़ी योजना बनाएगी, उसे लागू करेगी, उसकी देखरेख करेगी। और इसलिए हमें पानी की लाइन की प्लानिंग से लेकर उसके प्रबंधक तक से गांव को जोड़ने का काम हमें करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि गांव के मेरे भाई बहनों के पास, बुजुर्गों के पास पानी के स्रोतों को लेकर, पानी के भंडारण से जुड़ी बातों का खजा पुराने जमाने में क्या होता था, हम कैसे करते, आप किसी भी गांव में जाइए, गांव के हर व्यक्ति को पानी के संबंध में वो क्या करते थे उसकी पूरी जानकारी होगी। एक लिविंग मेमोरी उनके पास होती है। हमें गांव के लोगों से, मैं नहीं मानता हूं इससे बड़ा कोई एक्सपर्ट के लिए या कोई कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत है। गांव के बुजुर्ग इसमें काफी हमें गाइड कर सकते हैं। और इसलिए गांव के लोगों के अनुभव का हमें पूरा इस्तेमाल करना है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास जल जीवन मिशन में ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को, उनको अधिकार देना, वही अपने गांव का भविष्य के लिए आगे बढ़े, उन्हीं को आत्मनिर्भर बनाना, यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। इस मिशन के लिए हर गांव में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, गांव के स्तर पर ही एक्शन प्लान बनेगा। और मैं इस क्षेत्र में काफी सालों तक काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है, जब मैं गुजरात में था, कच्छ में रेगिस्तान, पानी की बड़ी किल्लत रहती है, तो हमने महिलाओं के ही समितियां बनाई, पानी समिति महिलाओं की, सब महिलाएं जिम्मेवार। और हमारा अनुभव यह आया कि उन महिला समितियों ने हैंडपंप को कैसे रिपेयर करना वो भी सीख लिया, मोटर कब चलाना, कैसे चलाना वो भी सीख लिया, पानी का टैक्सेस जो थे वो भी महिलाएं बिल्कुल 100% कलेक्ट करती थी। और इंटरनेशनल एजेंसीज ने उनको अवार्ड दिए थे। महिलाओं ने इतनी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ाया था, आज भी कर रही है। और उसमें एक्सपर्टाइज आ गई उनकी, पानी के संबंध में गहरी समझ आ गई है, पानी के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इसको भी वो खोजती रहती है, कुछ न कुछ नए प्रयोग करती रहती है। हम भी चाहेंगे कि पूरे देश में किसान भी खुद नेतृत्व करे, माताएं बहनें भी नेतृत्व करें। और मेरा ये आग्रह होगा कि इस कमेटी में कम से कम हो सके तो 100%, अगर नहीं संभव है तो कम से कम 50% तो हमारी बहनें, हमारी माताएं होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, साफ पानी आ रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए गांव के ही निवासियों, वहां के बहन बेटियों को ट्रेन किया जाएगा। इसी तरह कौशल विकास योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर गांव के युवाओं को फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, ऐसे अनेक कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एक पूरा इकोसिस्टम वही डेवलप हो। इन सारे प्रयासों के बीच कुछ दुर्गम इलाकों में, कुछ सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक स्थिति की वजह से
वहां पानी नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, मुश्किल काम होता है। उसके लिए भी वहां की आवश्यकता के अनुसार हमें काम करना होगा। उन जगह को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे स्थानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को हमने विकसित करना होगा। वहां भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन गांवों के लोगों को शुद्ध पानी मिले। साथियों, जल जीवन मिशन के दौरान एक और नई चीज की जा रही है। इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये किस चीज के लिए है, तो मेरे गांव के किसान का भी भला कर सकता है। पानी के सारे स्रोत की जानकारियां हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कर सकते हैं। हम इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इवन हर गांव का हम पानी कहां से कहां की तरफ जाता है और मंत्र बनाए, हर घर का पानी गांव में घर में रहे, हर गांव का पानी गांव में रहे, और पानी के जितने भी बहाव हो गांव के, वो हम सैटेलाइट से उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, 3D फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसकी एक पेन ड्राइव हर गांव में रख सकते हैं और गांव वाले तय कर सकते हैं कि इतनी जगह से पानी बहता है गांव का, तो वहां पर उसको रोक लिया जाए। अगर 7 दिन पर भी पानी रोक लिया, 10 दिन भी पानी रोक लिया, वो पानी नीचे जाएगा, धीरे धीरे वाटर टेबल ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उसी एक प्रक्रिया से पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। पानी की बहुत बड़ी ताकत होती है। आरोग्य को भी अगर कोई एक गारंटी देने वाली औषध है तो पानी है। शुद्ध पानी आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब साबरमती नदी, आप में से जो लोग 15 साल पहले गए होंगे साबरमती रिवर पे, और उस समय 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को अगर कहा जाए कि साबरमती नदी पर निबंध लिखो, तो वो क्या लिखेंगे? वो यही लिखते थे कि नदी में बालू का ढेर होता है, नदी में क्रिकेट खेला जाता है, नदी में सर्कस आता है तो उसका टेंट लगता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा था। नदी में पानी होता था वो बच्चों ने देखा ही नहीं था। कभी बच्चे सवाल पूछते थे कि ब्रिज क्यों बने हैं साबरमती नदी पर, उनको आश्चर्य होता है ब्रिज क्यों बना है, ऊपर क्यों रखा है। लेकिन जब नर्मदा का पानी और साबरमती के पानी को इकट्ठा किया, जो रिवॉल्यूशन हुआ और उसके जब सर्वे किए, नर्मदा का पानी साबरमती में आने के कारण अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में वाटर टेबल ऊपर आया। जिस सोसाइटी का बिजली का पानी का बिल 2500 रुपया आता था, वो 250 रुपया हो गया, क्योंकि पानी ऊपर आया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 15 करोड़ रुपया पानी का बिल कम हो गया, क्योंकि पानी ऊपर आ गया। अहमदाबाद की अस्पतालों में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जगह नहीं रहती थी। शुद्ध पानी पीने के बाद कोई एपिडेमिक की खबर नहीं आई। इतनी ताकत होती है शुद्ध पानी में। हर गांव में पानी का कितना भंडारण हो रहा है, कितना हर खर्च हो रहा है, पानी की स्थिति के बारे में सारी जानकारी पर लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होगी। साथियों, जल जीवन मिशन में सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि आपके गांव में योजना पूरी होने पर सरकार पानी समिति के खाते में सीधे पैसे भेजेगी। कोई बीच में कोई नहीं, ताकि पानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखरेख और संचालन गांव के लोग ही करें। मेरा एक और आग्रह है कि हर गांव के लोग पानी एक्शन प्लान बनाएं, पानी फंड बनाएं। आपके गांव में पानी से जुड़ी योजनाओं में अनेक योजनाओं के तहत पैसा आता है। इन सबको मिलाकर के उसका सही उपयोग करना चाहिए। विधायक और सांसद की निधि से आता है, केंद्र और राज्य की योजनाओं से आता है। हमें यह व्यवस्था बनानी होगी कि सारा पैसा एक ही जगह और एक ही तरीके से खर्च हो। इससे टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाय ज्यादा पैसा एक साथ लगेगा तो परिणाम भी सामने आएगा। साथियों, मैं आज इस अवसर पर दुनिया भर में बसे भारतीयों से भी आग्रह करूंगा कि वो इस पावन अभियान में अपना योगदान दें। जिस गांव से वो विदेशों में गए हैं, उस गांव में पानी को प्राथमिकता दे, क्योंकि विदेश में बसा हुआ हर भारतीय कहता है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूं। तो मैं उनको एक काम तो पहले कहता था कि आप अपने परिचित नॉन इंडियन
ऐसे 5 लोगों को भारत देखने के लिए भेजिए। आज मैं उनको एक और काम कहता हूं, आप अपने गांव में पानी से जुड़े काम में जो भी योगदान दे सकते हैं जरूर दें। अगर पानी और प्रवास इन दोनों के लिए विदेश में हमारे लोग लग जाएं, आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मैं आज इस मंच से गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को भी अपील करता हूं कि वो पानी के संरक्षण के लिए, पानी के वितरण की व्यवस्था को संभालने के लिए, पानी की रिसाइकलिंग के लिए आगे आए। और जहां पर जरूरत है, किसानों से मेरा आग्रह है, आप फसल में परिवर्तन कीजिए। कम पानी वाली फसलों की तरफ आपको जाना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप आगे आइए। भाइयों बहनों, आप अपना समय दें, अपना श्रम दें। आप एक कदम चलेंगे तो सरकार 9 कदम चलेगी। मैं आपको वादा करता हूं, आइए एकजुट होकर कदम से कदम मिलाते हुए देश के सामान्य जन को स्वच्छ पानी के अधिकार से जोड़ने का अपना दायित्व हम सब निभाएं। आपके प्रयास, आपकी सफलता देश की जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर अटल जल योजना के लिए, जल जीवन मिशन के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अटल टनल हमारे एक नए क्षेत्र के विकास की नए द्वार खोल रहा है। उसके लिए विशेष करके लेह लद्दाख करगिल के भाइयों को, हिमाचल के भाइयों को और देश भर के प्रकृति प्रेमी यात्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अटल टनल का भी नामकरण करते हुए गर्व अनुभव करता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवीय सज्जनों, बहुत बहुत आभार आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और साथ ही आज अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के लिए। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस संबोधन के साथ ही आज की ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी अपने स्थान पर रुके रहें। आप सभी On the occasion of the birth anniversary of Shri Atal Bihari Vajpayee, the all-important Atal Bhujal Yojana was launched by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. अटल भूजल योजना के शुभारंभ के लिए पूरे देश को बधाई के साथ विदा लेते हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार, जय हिंद।